स्टूडेंट्स बीट्स को हम डिस्कस करेंगे और एक्चुअली बीट्स जो है ये भी फिनोमेना जो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की वजह से प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे हम सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स जो है वो देखेंगे। सुपरपोजिशन पोजिशन ऑफ टू वेव्स लेकिन कंडीशन क्या है, यानी कि बीट्स कैसे प्रोड्यूस होंगी, सुपरपोजिशन किस तरह से कौन सी वेव्स के दरमियान में होगा जिनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंस हो, स्लाइटली डिफरेंस। two waves of slightly HTLY slightly different frequencies, different frequencies, ठीक है जी, different frequencies और डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल जो है उनकी सेम हो, ठीक है जी, इन सेम डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में जा रही हूँ, मीडियम में, ठीक है जी, डायरेक्शन। तो तब जो फिनोमेना प्रोड्यूस होगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की वजह से वो होगा बीट्स, यानी कि जब वेव्स आपस में ओवरलैप करेंगी तो बीट्स प्रोड्यूस होंगी। और इसको समझने के लिए स्टूडेंट्स हम ये करते हैं कि दो ट्यूनिंग फोक ले लेते हैं। ट्यूनिंग फोक क्या है जी, ये हम पहले देख लेते हैं, ठीक है जी। ट्यूनिंग फोक, ठीक है जी। स्टूडेंट्स ये लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और अगर इनको हम देखें कि किस तरह के ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं तो ये एक यू शेप का जो है वो हमारे पास इस तरह का जो है वो होता है, एक मेटल से बना हुआ यू शेप स्ट्रक्चर होता है। और ये जो इसके दो यू शेप के दो जो साइडें होती हैं या आर्म्स होते हैं इनको हम प्रॉन्ग्स बोलते हैं और यहाँ पे इसका एक हैंडल होता है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक ट्यूनिंग फोक होता है और ट्यूनिंग फोक एक्चुअली करता क्या है, ये सिंगल फ्रीक्वेंसी की साउंड जो है वो जनरेट करता है, सिंगल नोट जनरेट करता है, ठीक है जी, सिंगल फ्रीक्वेंसी नोट, ठीक है जी, सिंगल फ्रीक्वेंसी नोट एक ही फ्रीक्वेंसी की जो है वो साउंड जनरेट करता है। तो अब यहाँ पे हम दो ट्यूनिंग फोक ले रहे हैं, ठीक है जी। एक ट्यूनिंग फोक हम कहते हैं कि हमारे पास ए है और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 32 हर्ट्ज है, ठीक है जी, 32 हर्ट्ज, ठीक है जी। और इसी तरह से हमारे पास दूसरा ट्यूनिंग फोक जो है वो बी है और हम कहते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी भी 32 हर्ट्ज है, ठीक है जी। दोनों सेम फ्रीक्वेंसी के हम ले लेते हैं और जब हम इनको स्ट्राइक करते हैं और ये वाइब्रेट, इनके प्रॉन्ग जो है वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेशन में जो साउंड प्रोड्यूस होती है स्टूडेंट्स, जो नोट प्रोड्यूस होता है वो एक ही फ्रीक्वेंसी के प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है जी, नोट्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। तो उससे फिर ये होता है कि हमें एक जैसी साउंड सुनाई देती है। उन दोनों की हमें मतलब हम ये नहीं बता सकते कि ए की साउंड कौन सी है, सेम फ्रीक्वेंसी, एक ए की साउंड जो है वो कौन सी है और बी की साउंड कौन सी है, तो हमारे लिए मुश्किल होता है उसको डिफरेंशिएट करना। लेकिन अगर हम बी की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी चेंज कर दें या फिर बी जो है वो थोड़ा डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का ले लें, बी ट्यूनिंग फोक, हम इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं बी की ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी के हम उस पर थोड़ी सी वैक्स लगा दें या प्लास्टिसिन जो है वो उस पर लगा दें तो बी की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो ए की फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास, इसको हम ले लेते हैं कि हमारे पास F1 जो है वो हमारे पास है 32 हर्ट्ज, यानी कि इसको हमने चेंज नहीं किया, बी की फ्रीक्वेंसी हमने चेंज कर दी है और हम कहते हैं कि जी बी की फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो है F2 है, तो ये है हमारे पास 30 हर्ट्ज, ठीक है, ये थोड़ी सी चेंज होकर 30 हर्ट्ज हो गई है। अब जब दोनों को स्ट्राइक करके हम वाइब्रेट करवाएंगे इनके प्रॉन्ग्स को तो क्या होगा, दोनों की वेव जनरेट होंगी। आइए देखते हैं वेव फॉर्म में इसी चीज़ को, ठीक है जी। ये यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम जो है वो देख रहे हैं ये हमारे पास ए ट्यूनिंग फोक की वेव है और ये हमारे पास बी ट्यूनिंग फोक की वेव है और नीचे स्टूडेंट्स हमें रिजल्टेंट वेव जो है वो मिल रही है, ठीक है जी। दोनों वेव जो है आपस में एडअप हो रही हैं, फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस की वजह से हमें रिजल्टेंट वेव का पैटर्न जो है कुछ इस फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है जी। ये जो है वो ए है, ठीक है, और सॉरी यहाँ पे ये ए है और ये बी है और ये हमारे पास जो है रिजल्टेंट है, ठीक है जी। रिजल्टेंट को हम जो है वो यहाँ पे अलग से लिख लेते हैं, रिजल्टेंट RESULTANT, रिजल्टेंट वेव जो है वो जनरेट हो रही है, ठीक है जी। दोनों जो है वो आपस में ओवरलैप कर रही हैं, उनके डिस्प्लेसमेंट जो है ओवरलैप हो रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ जगहों पर डिस्प्लेसमेंट, जहाँ यहाँ पे आप देखें कि डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो डिस्प्लेसमेंट एडअप होंगे तो मैक्सिमम रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो इस तरह से इस पॉइंट पे हमें जो है वो लार्ज साउंड सुनाई देगी, ठीक है। और लेकिन फिर
फिर क्या होता है कि फिर यही डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस आता जाता है और स्लाइड डिफरेंट आस्ता आस्ता बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट ऐसा आता है कि दोनों के डिस्प्लेसमेंट जो है वो अब टोटली अपोजिट हो जाते हैं और यहाँ पे हमें फेंट साउंड सुनाई देती है, अप्रॉक्सीमेटली कोई साउंड सुनाई ही नहीं देती। और फिर इसके बाद यही डिफरेंस फिर मजीद कम होना शुरू हो, दोबारा से कम होना शुरू हो जाता है और एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि दोनों में डिस्प्लेसमेंट का जो है वो एक ही डायरेक्शन में आ जाते हैं डिस्प्लेसमेंट, और फिर हमें जो है वो लाउड साउंड सुनाई देती है, लार्ज फ्रीक्वेंसी का लार्ज डिस्प्लेसमेंट की रिजल्टेंट वेव जो है वो मिलती है। ठीक है जी। तो इस तरह से हमें अल्टरनेटिवली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटेंसिटी की नोट जो है वो सुनाई देती है। ठीक है जी। तो ये रिजल्टेंट जो है ये इंक्रीजिंग और नोट जो है यानी कि रिजल्टेंट नोट जो है ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इंटेंसिटी की साउंड है। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इंटेंसिटी और हम देख रहे हैं कि अल्टरनेटिवली इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, यानी कि एक दफ़ा इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही है, फिर इंक्रीज हो रही है, इसके बाद फिर जो है वो डिक्रीज होगी। तो इसको हम लिख लेते हैं अल्टरनेटली। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब अगर जो है वो हम टाइम के लिहाज से जो है यही डिफरेंस चेक करें, तो टाइम के लिहाज से स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ से यहाँ तक यानी कि 1 सेकंड में हम चेक करें तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम के लिहाज से जो डिफरेंस आता है, टाइम डिले आता है, वो हाफ ऑफ सेकंड में आता है। ठीक है जी, हाफ ऑफ सेकंड में आता है। और इसका मतलब ये है कि हमने जो 2 पार्ट्स हमने रिप्रेजेंट किए हैं, यानी कि यहाँ से अगर हम यहाँ तक की बात इस तक की बात करें तो ये जो है वो हमें 1/4 ऑफ सेकंड में ये जो है वो मिलता है। यानी कि एक इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग तक का जो डिस्प्लेसमेंट है या जो टाइम डिले है वो 1/4 सेकंड है। ठीक है जी। और आगे अगर हम देखें तो ये इतना ही 1/4 सेकंड जो है ये इतना ही है। और बाकी 2 पार्ट्स जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट नहीं किए हुए, एक कंप्लीट सेकंड की जगह हमने सिर्फ हाफ ऑफ सेकंड जो है वो रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब हाफ ऑफ सेकंड में आप देख रहे हैं, हाफ ऑफ सेकंड में स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक हमें बीट नोट सुनाई देती है और एक बीट नोट जो है वो हमें यहाँ पे सुनाई देती है। ठीक है जी। इसको जहाँ पे मैक्सिमम यानी कि हमें फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम रिजल्ट मिल रहा है, इसको हम बीट नोट कहते हैं। ठीक है जी, बीट नोट। तो ये हमें जो है वो यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, और ये ठीक है, और यहाँ पे भी बीट नोट मिल रही है, बीट नोट। तो हम देख रहे हैं कि जो है 1 सेकंड में 2 बीट नोट हमें मिल रही हैं, और इसी तरह से 2 जगहों पे हमें जो है वो डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी मिलेगी। ठीक है जी। तो क्योंकि अल्टरनेट की बात की है हमने, तो अगर दो जो है वो अगर इंक्रीजिंग 2 अगर बीट नोट मिल रही हैं तो 2 ही जगहों पे फिर जो है वो डिक्रीजिंग मिलेंगी, यानी कि जो है वो 0 डिस्प्लेसमेंट या मिनिमम डिस्प्लेसमेंट रिजल्टेंट का हमें मिलेगा। ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसी बात को आगे हम कंटिन्यू करते हैं फ्रीक्वेंसी की टर्म में। अब जरा फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस देखें। ठीक है जी, F1 और F2 में डिफरेंस देखें। यहाँ पे हम लिख लेते हैं डेल्टा F जो है ये हमारे पास है F2 माइनस F1। ठीक है जी। ये हम चेक करें अगर तो ये हमारे पास डेल्टा F आ रहा है 32 माइनस 30। ठीक है जी, हर्ट्ज में है। और स्टूडेंट्स ये हमारे पास 2 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है जी, 2 हर्ट्ज। तो हमने देखा कि 1 सेकंड में बीट्स जो हैं वो 2 सुनाई देती हैं और डिफरेंस भी जो है वो 2 है। तो इस तरह से हम इसी बात को यहाँ पे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ बीट्स इन 1 सेकंड। ठीक है जी, नंबर ऑफ बीट्स इन 1 सेकंड या पर सेकंड की अगर हम बात करें तो उतनी ही नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस होंगी 1 सेकंड में जितना के फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है। ठीक है जी, इज इक्वल टू डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी, इज इक्वल टू डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज ऑफ साउंड वेव्स। ठीक है जी, जो 2 साउंड वेव्स आपस में मिल रही हैं उनकी फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसीज। ठीक है जी, फ्रीक्वेंसीज IES फ्रीक्वेंसीज। ठीक है जी। तो इस तरह से जितना डिफरेंस जो है होगा उतनी ही नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस होंगी। लेकिन हम स्टूडेंट्स हम देखते हैं, यानी कि प्रैक्टिकली देखा गया है कि अगर यही डिफरेंस जो है डेल्टा F डिफरेंस जो है अगर 10 हर्ट्ज से बढ़ जाता है तो फिर हम बीट्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। अगर 10 हर्ट्ज या इससे बढ़ जाता है तो हम बीट को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज बीट्स। ठीक है जी, cannot recognize beats। ठीक है जी, recognize beats।
तो स्टूडेंट्स बीट्स को हम यूज़ कहाँ पे करते हैं इस फिनोमेना को, यानी कि अगर हम यूजेस की बात करें तो स्टूडेंट्स हम इसको यूज़ करते हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को ट्यून अप करने के लिए। म्यूज़िकल म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की ट्यूनिंग में हम जो है यूज़ करते हैं। हम एक फाल्टी इंस्ट्रूमेंट ले लेते हैं और उस फाल्टी इंस्ट्रूमेंट को एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ जो है वो हम जो है वो देखते हैं, चेक करके, यानी कि स्ट्राइक करके देखते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होता है तो बीट प्रोड्यूस होती है, और फिर हम जो है वो उसकी लेंथ को टाइट करके या लूज करके जो है वो हम फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस जो है वो ख़त्म करते हैं। जब फ्रीक्वेंसी में स्टैंडर्ड और फॉल्टी का जो है डिफरेंस ख़त्म हो जाता है तो हमारा जो फॉल्टी है वो भी ट्यून अप हो जाता है। ठीक है जी, तो ये हैं जी बीट्स और इनकी एप्लीकेशंस।